हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सृष्टि, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ विद्या केंद्र रांची ऐप पे। जैसे कि हमने ना वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर लिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। जो भी था, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या लगता है पढ़ने में बहुत बोरियत महसूस होता है, वो मैंने करवा दिया आपको। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन भी कराया था, तो आप साथ साथ अंडरलाइन करते चलना। पूरे बुक को रंगने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि पूरा लाइन बाय लाइन रंग दिया आपने। नहीं, थोड़ा थोड़ा ही किया करो, ताकि जब आप पढ़ने जाओ दो तीन कलर के पेन यूज़ किया करो, ब्लैक, ब्लू, रेड, या फिर ये मैं तो मोस्टली पेन से ही करती थी। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा हो या फिर याद ना हो रहा हो, तो बुक के साइड में जो स्पेस दिया रहता है उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी सिंगल वर्ड भी जो है वो नया ना लगे। तो मैं अपने बात पे हूँ। और इसके बाद मैंने एक चीज़ और प्रॉमिस करा है कि तीनों चैप्टर्स के मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ताकि आपको मतलब ये मतलब जो भी पढ़ा हुआ है वो आपका एक बार हो जाए कि नहीं, हम मुझे ये याद है, मतलब इतना याद है। या फिर अगर नहीं याद है तो वापस से आप जाके रिकॉल करना। और एक चीज़ और, मैं मेरा क्वेश्चन कराने का वेट मत किया करना। आपके पास कोई भी बुक हो जो कि मतलब एज पर बोर्ड हो, नीट हो, तो प्लीज़ आप उससे क्वेश्चंस लगाते रहना। तो आप अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे, ये नहीं कि आगे पढ़ते जाओ और पीछे भूलते जाओ। ये मेरा जो भाई है ना, उसका भी यही थोड़ा सीन रहता है, तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। अगर आप आगे पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आप पढ़ने बैठे हो, अगर आप 2 घंटा आगे वाला पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट आधा घंटा पीछे वाला भी रिकॉल करो। अगर आप बार बार रिकॉल करोगे ना, तो आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको 6 महीने बाद अगर आप उठा के देखोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ट्रस्ट मी, आपको वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा। वापस से लेक्चर देखोगे तो आपके दो से मतलब मेरा 3 लेक्चर्स मेरे होते हैं, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा के। तो आपके 4-5 घंटे चले जाएंगे। अभी आप मेहनत कर रहे हो, फिर आप मेहनत करोगे, तो इतना गधों की तरह मेहनत करने की क्या जरूरत है यार। स्मार्ट वर्क करो ना, हार्ड वर्क मत करो। स्मार्ट वर्क करने से सब कुछ हो जाता है। तो ठीक है, आज फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रवचन दे दिया है, लेकिन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने बोला। तो अब अपने चैप्टर पे आते हैं, सर्जिकल मेथड। हमने पिछली बार बोला था कि आज बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों को याद करने के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सर्जिकल मेथड, ठीक है। देखो, सर्जिकल मेथड आर कॉल्ड स्टरलाइजेशन। इसको स्टरलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये जो है ना इरिवर्सिबल मेथड है। एक बार वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी हो गया, देन इसको वापस से मतलब उसी कंडीशन में लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कट कर दिया जाता है, ठीक है। are generally advised for the male or the female partner as a terminal method to prevent any more। देखो, ये वाला मेल पार्ट है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। ये मेल पार्ट है। देखो, ये अपना टेस्टिस है, ये इपिडाइडाइमस, वैस डिफरेंस यहाँ गया। अब क्या हुआ ना कि वैस डिफरेंस को ऐसे कट कर दिया गया। अब बोलोगे कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कंफ्यूजन होगा मैम, कि वैसेक्टोमी में फीमेल आती है या ट्यूबेक्टोमी में फीमेल आती है। वैस डिफरेंस किस में आता है? वैस डिफरेंस मेल पार्ट में आता है ना। तो वैसेक्टोमी किस में होगा? मेल्स में होगा। अब देखो, नाम से हर एक चीज होता है, नाम ध्यान दो। नाम में क्या लिखा है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब कुछ वैस डिफरेंस टाइप का लग रहा है। वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, ठीक है। तो वैसेक्टोमी में क्या होता है? वैस वैस डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है बीच से, ठीक है। वैस डिफरेंस टायर्ड एंड कट, तो इसको क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं। वैसे ही ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है? देखो, अगर वैसेक्टोमी याद रहेगा तो ट्यूबेक्टोमी भी याद रहेगा। वैसेक्टोमी अगर मेल में होता है तो ट्यूबेक्टोमी कहाँ पे होगा? फीमेल्स में होगा। इसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, लेकिन क्या उस मेंस्ट्रुएशन में ओवम बाहर आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया है। अब अगर इनफंडिब्यूलम से एम्पुला तक अगर वो पहुंच भी गया, तो इस्थेमस के पास से हम लोग कट कर दिए है, तो इस्थेमस के बाद में तो ओवम आ ही नहीं पाएगा।
तो अगर स्पर्म, अगर क्वाइटस होता भी है तो स्पर्म जाता भी है तो ओवम के पास तो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि कट कर दिया गया है पैथवे। वैसे ही इसमें क्या होगा कि मेल इजैकुलेशन नहीं करेगा, ऑफ कोर्स मेल इजैकुलेट करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म कहाँ बनता था, यहाँ बनता था। स्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है, तो यहाँ से कट कर दिया गया तो यहाँ से स्पर्म नहीं आएगा। मतलब अगर ये दोनों, ऐसा नहीं है कि ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी दोनों मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स में, अगर एक पार्टनर वैसेक्टोमी करा चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉपुलेशन करते भी है तो उसमें स्पर्म जो है, सॉरी सीमेन जो है उसमें स्पर्म नहीं होगा तो ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर वैसेक्टोमी हो चुका है तो अगर स्पर्म जाता भी है अंदर में, वैसेक्टोमी में बोल रही हूँ, अगर ट्यूबेक्टोमी हो गया है और अगर स्पर्म अंदर जाता भी है तो क्या वो ओवम तो है ही नहीं, तो फिर किसको फर्टिलाइज करेगा, किसी को भी नहीं कर पाएगा वो। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गेमिट, ये क्या करता है, मैं हर चीज ना आपको पहले ही बता देती हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी के अच्छे से लाइंस पढ़ा देती हूँ ताकि आपको वो लाइंस नए ना लगे कब, एग्जाम हॉल में, क्योंकि हम तैयारी किसके लिए कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि एग्जाम हॉल में जाके हम अच्छा कर पाए, ठीक है। देखो, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करता है, ब्लॉक करता है किसको, गेमिट ट्रांसपोर्ट को, एंड देयर बाय प्रिवेंट कंट्रासेप्शन, और किस चीज को प्रिवेंट करता है, ये कंट्रासेप्शन को प्रिवेंट करता है। कैसे, गेमिट को ब्लॉक कर देता है, जैसे स्पर्म, सीमेन में से स्पर्म गायब है, उधर ओवम गायब है, तो मतलब गेमिट्स तो आ ही नहीं रहा, ब्लॉक कर दिया है गेमिट के पाथवे को। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड, मेल्स में अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, वैस डिफरेंस वैसेक्टोमी, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड फीमेल्स में उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। In vasectomy, a small part of vas deferens is removed or tied up. Vasectomy में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ किसका, vas deferens का क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, उसको क्या किया जाता है, वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है स्मॉल इंसिजन करके, उसको कहाँ टाइट किया जाता है, तो स्क्रोटम में। वेयर एज इन ट्यूबेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप एंड थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑफ एब्डोमेन और थ्रू विजाइना, उसको किससे टाइट किया जाता है, तो विजाइना से या फिर लोअर एब्डोमेन से। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसके बाद तो मतलब कंट्रासेप्शन का चांसेस नील हो ही नहीं सकता, और ना ही कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो ये क्या है, हाईली इफेक्टिव है, लेकिन इसका रिवर्सिबिलिटी क्या पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ा था कि कंट्रासेप्टिव मेथड कैसा होना चाहिए, पहला तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद वो सेक्सुअल डिजायर या ड्राइव से कोई भी समझौता ना हो उसके साथ, उसके बाद फिर इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, और एक चीज और, रिवर्सिबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या रिवर्सिबल है, नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो ये उनके लिए सही है जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं और मतलब 1 2 3 साल के हो गए हैं, बढ़िया से डेवलप कर रहे हैं, वो करा सकते हैं कि हाँ फर्दर हमें और बच्चे नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा हुआ और दूसरे दूसरे के होने के जस्ट बाद करा लिया जाए, अगर मान लो भगवान ना करे अगर उस बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, तो थोड़ा रुक के कराना चाहिए, ठीक है, साथ में नहीं। It need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be understood in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. ये क्या है, रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, किस चीज के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और इसको कंट्रासेप्टिव मेथड, सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के लिए किससे ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, पूछना चाहिए, तो एक बार डॉक्टर से राह सलाह ले लेना चाहिए, ठीक है, विदाउट डॉक्टर से पूछे काबिल नहीं बनना चाहिए।
मेरा तो सजेशन यही रहेगा। In fact, they are practiced against a natural reproductive event, contraception, pregnancy. One is forced to use this method either to prevent किसके लिए, pregnancy के लिए, or to delay or space children due to personal reasons. No doubt, the widespread use of this method have a significant role in checking किस चीज में, तो uncontrolled growth of population. However, देखो इसको वाइड स्प्रेड किया गया है किस लिए, तो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए किया गया है, ठीक है। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट मैंने बोला था ना, साइड इफेक्ट लिखा था, नील साइड इफेक्ट होता है, लेकिन भाई नील का मतलब ये थोड़ी कि साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट तो हो ही रहा है ना। तो देखो क्या करता है, ये नोजिया कॉज करता है, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू, bleeding, irregular menstruation, bleeding, or even breast cancer, though not very significant, should not be totally ignored. देखो भाई, मोस्टली ना जो पिल्स वगैरह आता है ना, वो फीमेल्स के लिए ही आता है यार। कभी कभी ना मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, हर एक चीज से फीमेल्स को ही क्यों गुजरना पड़ता है। देखो सर्जिकल मेथड भी है ना, बहुत कम ही मेल्स इंडिया में ऐसे होंगे ना जो सर्जिकल मेथड से गो थ्रू हुए होंगे, नहीं तो वो फीमेल्स को ही बोलते हैं कि तू जा, मैं नहीं। उनको ऐसा लगता है ना कि वो मर्द जो है ना, वो मर्द नहीं रहेंगे अगर ये करा लेंगे। अरे पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं होता यार। बस सीमेन में ना आपका स्पर्म नहीं आएगा, बाकी आप जैसे थे वैसे ही रहोगे, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। भाई अब वो बच्चे भी वो करे, बच्चे भी वो संभाले, आपका घर भी वो संभाले, ऑपरेशंस भी वो कराए, ये कहाँ का न्याय है यार, दिस इज नॉट गुड। थोड़ा जो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब कुछ साल में जाके पेरेंट्स बनेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी मेंटेलिटी को सुधारें। जैसे पहले लोग जो कर रहे थे, प्लीज आप लोग वो क्या उसको कहते हैं, स्टीरियोटाइप हरकतें मत करना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या सहना पड़ रहा है, नोजिया मतलब वोमिटिंग लगना, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग्स मतलब कभी भी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। भाई इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब देखो एमटीपी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद चलो पहले यहीं पे पढ़ लेते हैं। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट करवाना एमटीपी कहलाता है, जिसको अमेंडेंट कब किया गया था, 2017 में उसको was enacted by government of India with intention of reducing the incident of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। देखो इसको क्यों बैन किया गया, एमटीपी को बैन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एमटीपी जो है ना, वो दो डॉक्टर, एटलीस्ट दो डॉक्टर का तो वो कंसर्न तो लगेगा ही। इस क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ना इलीगल एबॉर्शन हो रहा था। क्यों एबॉर्शन हो रहा था, अगर फीमेल हो रही थी मार दिया जा रहा था, बेटियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जा रहा था। फिर मैटरनल, इसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस act, a pregnancy may be terminated on certain consideration around within the first 12 week। मैंने बोला था एक मंथ में 4 वीक होता है, ठीक है। एक मंथ में कितना वीक होता है, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो 12 वीक्स कितने होंगे, कितने महीने में, तो 3 मंथ में होगा। 3 मंथ में कितना, 12 वीक्स। सॉरी 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 सॉरी, नहीं भाई तुम हट जाओ प्लीज, रुक जाओ मैं बताती हूँ। हम्म, एक मंथ में, एक मंथ में कितना वीक हो रहा है, 4 वीक्स हो रहे हैं, ठीक है। वीक्स हो रहे हैं। अब यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे, ठीक। 4 वीक का मतलब 1 मंथ हो रहा है, ठीक है। तो 1 वीक का क्या होगा, 1/4 मंथ
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 12 वीक्स दिया हुआ था। 12 वीक का मतलब क्या होगा, 1/4 इंटू 12। इससे ये कट करेंगे, ये 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, ये मंथ। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 मंथ। तो एमटीपी कब तक सेफ है, एमटीपी सेफ है 12 मंथ, 3rd मंथ तक सेफ है। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें ना मंथ में तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, लेकिन वीक्स में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे याद रखना कि एक मंथ में 4 वीक होता है, तो यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 4 वीक में एक मंथ हो रहा है, तो एक वीक में कितना होगा, 1/4 होगा। तो 12 वीक कितने मंथ का होगा, तो 1/4 इंटू 12 कर देंगे तो 3 मंथ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि फर्स्ट 12 वीक मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ क्या, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक मतलब कि डॉक्टर के बिना ओपिनियन के एमटीपी नहीं हो सकता है। और कब तक सेफ होता है, 12 वीक्स तक होता है। If pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 to register। अगर 12 वीक 3 मंथ तक का है तो एक डॉक्टर बोलेगा तो आराम से एमटीपी हो जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 12 वीक्स हो गया है और लेस देन 24 वीक, तो 24 वीक में क्या मतलब, आप देखो 24 वीक बोल रहा है। ठीक है, 24 वीक में मतलब कितना मंथ हो जाएगा, मंथ बताना है। ठीक है, तो वह सेम कर देंगे, 4 वीक में एक 1 मंथ। ठीक है, मंथ, तो 1 वीक में 1 वीक में 1/4 मंथ, तो 24 वीक में कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 24। ठीक है, इससे ये कट करेंगे मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 6 मंथ। 6 मंथ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर। 9 मंथ को ना 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर में बांट दिया गया है। 3 मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एक सेकेंड, ये क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। ठीक है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन, मतलब 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम, तो कितने डॉक्टर्स लगेंगे, 2 डॉक्टर्स लगेंगे। ठीक है, 2 registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the ground are satisfied। इसमें तो अगर 12 वीक्स में रहेगा तो सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत होगी, लेकिन अगर मोर देन 12 वीक्स और लेस देन 24 वीक्स होगा तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आता है एमटीपी, जो कि मैंने ये ओवरव्यू दे दिया था। अब आता है इंटेंशनल और वॉल्यूमेट्रिक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। ये डिफिनेशन एकदम रट जाना है इसको, क्या, या तो इंटेंशनल या तो वॉलेंट्री, मतलब अपने विल पावर पे फुल टर्म से पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं। और या फिर इंड्यूस एबॉर्शन, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको एबॉर्शन बोलते हैं। नियरली 45 to 50 मिलियन, ये याद रखना है डेटा, नियरली कितना, 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। पूरे ईयर में कितना होता है, 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट द 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी, जो कि क्या है, 1/5 ऑफ द
total number of conceived pregnancy in a year, whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, regional and social issues involved in it. ये क्या बोल रहा है कि ये एक्सेप्ट किया गया है या फिर लीगलाइज्ड किया गया है, नॉट बीइंग डिबेटेड, किस चीज पर डिबेट नहीं किया गया है, अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, सोशल और रिलीजियस इश्यूज की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। फैमिली प्रोग्राम कब आया था? 1951 में। एमटीपी को कब लीगलाइज किया गया है? 1971 में, with some strict condition to avoid its misuse। इसमें कुछ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस मतलब ये कंडीशंस लगाए गए हैं ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। मैंने बोला ना कि इंडियंस के पास बहुत दिमाग है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में ना लगा के रॉन्ग डायरेक्शंस में लगाते हैं, तो इसका भी गलत इस्तेमाल करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एमनियोसेंटेसिस में क्या कर रहे थे कि वो फीमेल, अगर पता चल रहा था कि पेट में फीमेल है मतलब बेटी है, तो उसको क्या कर दिया जा रहा था? एमटीपी के द्वारा मार दिया जा रहा था। Such restrictions are all the more important to check indiscrimination and illegal female feticide which are reported to be high in India। इंडिया में क्या हो रहा था? बेटी सुनते ही लोग मार दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दहेज प्रथा चलता है ना, तो बेटी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, दूसरे घर में लेके चली जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन आजकल की बेटियां सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने माँ बाप का बहुत हेल्प करती है, और दहेज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर कोई मांगे तो उसके घर में शादी मत करो। वाई एमटीपी? Obviously the answer is to be get rid of what? Unwanted pregnancy। Get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or the failure of contraceptive used during the coitus or the rape। ये देखो, ये चीज लिखना गलत है यार कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो। हाँ, जो मैरिड नहीं है, जो कपल मैरिड नहीं है, वैसे मैरिज से पहले ये सब करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मैरिड नहीं है और उनके बीच में क्वाइटस हो गया और फीमेल कंसीव कर गई, तो फिर एमटीपी तो कराना जरूरी है। और एक और कौन सा केस है कि अगर उस किसी लड़की के साथ गलत हुआ, जैसे कि रेप वगैरह हो गया, तो उस केस में भी एमटीपी करवाना जरूरी होता है। एमटीपी आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और द फैटल either to the mother or to the fetus or both। एमटीपी कब, एक कंडीशन और कब में कराया जाता है? जब बच्चा का रहना या तो माँ के लाइफ के लिए डेंजरस है, या तो बच्चे के लाइफ के लिए डेंजरस है, या फिर दोनों के लाइफ के लिए खतरा है, तो एमटीपी कराना होता है। ठीक है, या फिर खुद डॉक्टर बोलते हैं कि एमटीपी करवा दीजिए वरना आपके लाइफ को रिस्क है। एमटीपी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ। कब सेफ माना जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक्स, 3 महीने में 12 वीक्स में अप टू 12 वीक्स, यहाँ पे लिखा है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच रिक्सियर। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसको एबॉर्शन को कराया जाए तो वो ज्यादा रिक्सियर होता है, वो उसकी मदर के लाइफ पे भी बना सकता है। ठीक है, वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक। मतलब क्या? छोटे छोटे हॉस्पिटल जो कि डॉक्टर भी नहीं है, ऐसे ही कहीं से सीख के आ गए हैं, और उन लोगों क्वैक मतलब कि छोटे छोटे क्लिनिक वाले या कुछ भी इनलीगली, मतलब लीगल नहीं है वो, इनलीगल तरीके से क्या कर रहे हैं? एमटीपी कर रहे हैं। तो ऐसे भाई, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे का जान इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बीवी को कहीं भी धकेल के आ जाओगे? किसी के माँ बाप अपनी बेटी को तुमको इतना अच्छे से दिए हैं, दहेज दे के दिए हैं, और तुम उनकी बेटी के साथ ऐसा करोगे? नहीं। मेरे साथ कोई करे ना, मैं तो मारूंगी। गलत बात है।
अनक्वालिफाइड क्लर्क वगैरह से नहीं कराना चाहिए। अगर करवाना ही है तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाइए, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। ये सिर्फ अनसेफ नहीं है, लाइफ के लिए भी डेंजरस है। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. एमनियोसेंटेसिस को क्यों लाया गया था? ताकि उससे जेनेटिक कोई डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब को देखने के लिए था। ताकि भाई हम नहीं चाहते, देखो पहले जमाने में एमनियोसेंटेसिस वगैरह नहीं था तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते थे, जन्म ले लेते थे जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं, जो कि खुद का भी काम नहीं कर सकते। उनके पेरेंट्स जब तक जिंदा है तब तक उनका लाइफ स्पेन भी कम है, तो क्यों ऐसे बच्चों को इस धरती पे लाना है और उसका जिंदगी खराब करना है? तो उससे अच्छा कि उसको एमटीपी करा दिया जाए। तो एमनियोसेंटेसिस एक अच्छा कुछ सोच के लाया गया था कि एमनियोटिक फ्लूइड ले लेंगे फीटल का और उससे चेक करते हैं कि हाँ इसका सारा जीन वगैरह बराबर है या नहीं, ये अच्छा लाइफ जी सकता है या नहीं, सब कुछ एनालाइज करते हैं। लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल इंडिया में होने लगा। अब उससे सेक्स डिटर्मिनेशन होने लगा, अगर फीमेल रहती है तो उसका एमटीपी करा दिया जा रहा था। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, अगर फीटस जो है वो फीमेल फाउंड मतलब पाई जा रही थी तो उसको क्या करा दिया जा रहा था? एमटीपी करा दिया जा रहा था। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल। ये लीगल मतलब ये लीगल बिल्कुल था ही नहीं यार, इनलीगल है। क्योंकि लीगल तो तब है ना जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया या फिर रेप केस हो गया, या फिर अगर उस केस में एमटीपी डॉक्टर बोलता है जब मम्मी माँ क्या जान का खतरा है या फिर बच्चे के जान का खतरा है या फिर दोनों के जान का खतरा है, तब तो एमटीपी का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? बेटी है मार दो। तो वो इस वजह से उसको ना बैन भी किया गया था। एमटीपी ग्राउंडेड for such termination of pregnancies are the continuation of pregnancy would be involve risks to the life of pregnant women or to grave injury, physical or mental health etc. और देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें वही है कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क कर सकता है किसके लाइफ को? तो प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ को। और ग्रेव इंजरी फिजिकल और द मेंटल हेल्थ, वो फिजिकली भी उसको डिस्टर्ब कर सकता है और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। देयर इज सब्सटेंशियल रिस्क दैट ऑफ द चाइल्ड वेयर बोर्न it would suffer from such physical or mental abnormalities as to serious handicap। देखो अगर चाइल्ड किस चीज से सफर करेगा, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज से या फिर हैंडीकैप्ड रहेगा, तो वैसे बच्चों को लाने का कोई मतलब नहीं है यार, उनका उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह इसके लिए भी क्या कर दिया जाता है? एमटीपी कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस, अगर आपके घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनको बोलो आप कि एमनियोसेंटेसिस करवा के एक बार सारी चीज़ों का जांच करवा ले। समय रहते हो जाता है तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे आने के बाद अगर वैसा कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है यार। पर्सनली देख के उन लोगों को ना बहुत बहुत बुरा लगता है। फिर भगवान को मैं थैंक यू बोलती हूँ फॉर एवरीथिंग। वैसे भगवान जी से ना सिर्फ मांगने नहीं जाया करो, कभी कभी मंदिर या मस्जिद कहीं भी जाते हो, किस भी रिलीजन से हो, किसी ना किसी गॉड को तो मानते होगे ना, तो उनको बोला करो थैंक यू फॉर एवरीथिंग भगवान जी, जो होता है सब बढ़िया होता है। मेरे लाइफ में तो कुछ भी होता है ना तो मैं एक चीज बोलती हूँ, मैं बताती हूँ, उसको बोला करो। पता है जब मैं उस चीज को बोलती हूँ ना अंदर से बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं बताती हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, तुझ में मुझ में भेद यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार की हाथों में, संसार तुम्हारी हाथों में। कभी भी लगे ना कि तुम हार रहे हो या डर रहे हो या तुमको कोई मेंटली ये बोले कि तुम डरपोक हो, तुम लाइफ से डरते हो, तुम रोने वाली हो, तुम रोती हो, तो उस समय ना ट्रस्ट मी, मम्मी पापा, अपनी फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड्स जो कि तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरे लाइफ में तो मेरी बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंड्स है जिनके साथ मैं बहुत मस्ती करती हूँ, जैसी मैं हूँ बिल्कुल उनके साथ वैसी रहती हूँ। पागलों वाली हरकतें, बच्चों वाली हरकतें अपने अंदर से ना बचपना मत जाने दो। जिस जिस दिन तुम्हारे अंदर से बचपना चला जाएगा ना उस दिन तुम लाइफ को ना बहुत सीरियसली जीना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ढेर सारा टाइम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ बिताओ, पढ़ाई लिखाई करो,
फुल ऑन मस्ती मौज करो यार। सेटिंग वेटिंग ये सब बेकार चीज है, होती है, वाहियात चीजें होती हैं। अगर तुमको अपना लाइफ बर्बाद करना है तो तुम जा सकते हो भाई, करो। तो जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं हार रही हूँ या मैं टूट रही हूँ, तो मैं यही गाती हूँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो अगर तुम लोगों को भी अच्छा लगे तो तुम लोग ये गा सकते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वो बताऊंगी ना, क्योंकि आप सामने बैठे नहीं हो, मैं आपसे बातें नहीं कर पाती हूँ, तो मैं तो कैमरे से बातें करती हूँ। तो सोचती हूँ कि चल कैमरा ही मेरा बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जो चीज़ फील किया है या फिर जिस चीज़ से मुझे अच्छा लगा है, मैं वो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपकी लाइफ ना बहुत इजी हो जाए। मेरी लाइफ ना थोड़ी सी ऐसे हार्ड रही है, क्योंकि मेरे कोई बड़े भाई बहन नहीं रहे, तो वो अपने एक्सपीरियंस नहीं मुझे शेयर कर पाते थे। तो मैं हर एक चीज़ को ना खुद से फेस करा है, फेस करने के बाद उस चीज़ को अचीव करा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी ना बड़ी दीदी या बड़ी दीदी की तरह रह के आपको गाइड करूँ, क्या गलत है क्या सही है। अगर आप मेरी बातों को मानोगे ना, ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ, आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगा। आप कहोगे कि यार दीदी, मुझे तो मैम सुनना पसंद नहीं है, दीदी ही सही है। दीदी आप सही में बहुत हेल्प किया है आपने। अगर मुझे कोई तुम्हारी तरह ना मुझे कोई बताने वाला होता ना, मैं जो यहाँ हूँ ना, शायद इससे भी कहीं और होती मैं। मैं वो होता है ना, गलती कर करके मैंने सीखा है। तो जो गलती मैंने किया है और जो मैंने सीखा है, मैं आपको गलती करने से पहले बता देती हूँ, ताकि वो चीज़ आप पहले सीखो। हर जिंदगी बहुत छोटी है, कितनी गलतियां करोगे यार, कितनी गलतियां कर करके सीखोगे। और अगर मान लो गलती हो भी गया ना, तो गिल्ट मत किया करो। कौन सजा दे रहा है, मेरी लाइफ है, मैं गलती करके सीखूं या कुछ भी सीखूं, दूसरे से क्या मतलब, ऐसे ही होना चाहिए। अकड़ में रहना बहुत जरूरी है। अगर बहुत, देखो मैं अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, मैं उनके लिए अच्छी हूँ ना जो मेरे लिए अच्छे हैं। जो मेरे लिए अच्छे है ना, उनके लिए मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। लेकिन मेरे साथ अगर कोई खराब किया ना, तो फिर मैं उसके लिए बहुत ही खराब हूँ, बहुत ज्यादा खराब हूँ। फिर मैं कुछ नहीं देखूंगी, अपनी इज्जत अपनी कुछ भी नहीं देखूंगी, मैं उस आदमी को बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो मैं तुम सबको अपनी तरह बनाना चाहती हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग फाइटर। ठीक है। और दूसरा कोई कुछ भी बोल दे कि तुम डरपोक हो, तुम ये हो, तो उस चीज को नहीं मानना। दूसरा कोई क्या जानता है भाई तुम्हारे लाइफ में तुम किस किस चीजों से गुजरे हो। मैं भी नहीं जानती, बहुत लोग बहुत कुछ से गुजर रहे होंगे यार, मुझे थोड़ी पता है। ठीक है। तो हो गया। मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहूंगी, क्योंकि मैं बोर होते रहती हूँ यार, तुम लोग यहाँ पे हो नहीं बातें करने के लिए, मैं किसी से तो बात करूंगी। तो मैं अपना मैसेज तुम लोगों तक दे देती हूँ। ये वाला प्लीज 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 एक बार गाना। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, बहुत बहुत सुकून मिलेगा, ट्रस्ट में बहुत सुकून मिलेगा। और अगर हो सके ना, तो शाम को थोड़ा मंदिर जाया करो। मंदिर जाने के बाद जो घंटी जो बजती है ना, उसको बजने उसके नीचे खड़े होने के बाद ना सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। मैं तो रोज मंदिर जाती हूँ, और सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, एकदम रिचार्ज हो जाती हूँ मैं तो। और उस समय लगता है ना, डिप्रेशन ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है ये। मैं पूरे दिन अपना काम करती हूँ, शाम को मंदिर जाती हूँ, रात को फिर पढ़ाई लिखाई करके वापस से मस्ती मौज अपने भाइयों के साथ, अपनी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सी इज माई एवरीथिंग। ठीक है। तो तुम लोग भी अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही रहा करो। ओके, चलो आते हैं टॉपिक पे। Such practice should be avoided because these are dangerous both for the young mothers and the fetus। देखो एमटीपी क्या है, एमटीपी को ना अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस है, किसके लिए, यंग मदर्स के लिए और फीटस के लिए। यंग मदर्स के लिए क्या, सबके लिए एमटीपी घटिया है यार। एमटीपी जब होता है तो मतलब पूरे यूट्रस को ना वॉश किया जाता है, समझो कितना ध्यान दर्दनाक चीज होगा वो। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend.
इफेक्टिव काउंसलिंग मतलब देखो हर चीज के लिए काउंसलिंग होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, जैसे कोई बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, या फिर एनटीए वालों ने अभी नीट से पहले काउंसलिंग देना स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा सुसाइड सुसाइड देखो यार, सुसाइड कोई हल नहीं है, ठीक है। जिंदगी जीना सीखो। जिंदगी में अगर तुम्हें पता है, तुम्हें लगता होगा, मैं भी ऐसा सोचती थी कि यार भगवान जी सारा दुख दर्द तकलीफ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हमेशा बेड़ा गर्क क्यों होता है। तो पता है अगर लाइफ स्मूथ चलेगा ना तो जीने में मजा नहीं आएगा। लाइफ जब बहुत भयंकर बिजी रहेगा, प्रॉब्लमैटिक रहेगा, तो उस चीज में ना जीने में बहुत मजा आता है। मैं तो अब ना मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, ट्रस्ट मी, मैं तो राधा रानी पे छोड़ देती हूँ पहले कि हाँ वो ठीक कर देंगी, वो है तो सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा कि अगर प्रॉब्लम आया है तो सॉल्यूशन ढूंढो, काम करो, तो उन सब चीजों पे दिमाग लगा रहता है तो मजा आते रहता है। मैं उस फेज को ना एंजॉय करती हूँ। अगर मेरा सुबह से लेकर शाम तक एकदम बिजी शेड्यूल रहता है, एक मिनट भी मुझे चैन की सांस नहीं लेने को मिलता है ना, मैं रात को उस दिन बहुत खुश रहती हूँ कि नहीं आज मैंने कुछ इफेक्टिव किया है। तो बिजी रहो यार लाइफ में। और प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नजरिए की है बात। अगर उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना तो वो प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये अच्छा डायलॉग है यार। हम लोग जो जेनजी बच्चे हैं ना, उनके लाइफ में तारक मेहता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं अभी भी खाते समय तारक मेहता देखती हूँ, तुम लोग भी देखा करो, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस आ गया अपना STI, infection or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections। देखो sexually transmitted disease में क्या है कि disease which are transmitted, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो रहा है, आर कलेक्टिवली कोल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। और वनरेबल डिजीज जिसको VDB बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ये देखो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में यही आ जाए कि STI क्या होता है, डिफाइन STI नहीं, उसको बोल सकते हैं वनरेबल डिजीज बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज बोल इन्फेक्शंस बोल सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए तैयार रहो। एग्जामिनर आपके कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन में जाके आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चंस पूछेगा जो उनको पता होगा कि हाँ यहाँ बच्चे फंसते हैं। जैसे उनको पता होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बच्चे याद कर लेंगे लेकिन वल्नरेबल डिजीज याद नहीं करेंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस नहीं याद करेंगे। तो STI से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वल्नरेबल डिजीज, दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडिस, उसके बाद फिर आता है जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in the recent years जिसको क्या बोलते हैं, HIV leading to the AIDS के बारे में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ये कैसा वायरस होता है, हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, फिर वो हमारे बॉडी में जा जाके क्या क्या इन्फेक्शंस वगैरह कॉज करता है, कितने साल में मतलब मैक्सिमम लोग किसी की भी डेथ हो जाती है। तो भाई प्लीज अवॉइड, बच के रहो, HIV से बच के रहो, ठीक है। Are some of the common STIs, among these HIV infection is most dangerous। इसको चैप्टर 7 में जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, सम ऑफ द इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B, HIV can also be transmitted by sharing of infectious infection needle। देखो हेपेटाइटिस B और HIV कैसे फैल सकता है, तो इन्फेक्शियस नीडल्स को यूज करने से भी फैल सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। देखो जैसे हमारा सर्जरी जो होता है ना, जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं, तो जो मतलब
वो यूज करते हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं पता। तो वो इक्विपमेंट्स जिससे कट वगैरह करते हैं, ब्लेड वगैरह, उन सब चीजों को स्टेराइल किया जाता है, ठीक है। नहीं, अगर स्टेराइल नहीं करेंगे, मान लो कोई HIV पेशेंट का इलाज हुआ है, मतलब सर्जरी हुआ है, उसके जस्ट बाद स्टेराइल नहीं किया हमने और दूसरे पेशेंट का उसी से कर दिया, तो अगर बॉडी फ्लूइड का मिल जाएगा तो HIV फैल जाएगा, तो ऐसे डॉक्टर पे केस भी हो सकता है इस चीज पे, ठीक है। तो वही बोला गया है कि इन्फेक्शन निडल से हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान का ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में डाल दिया जाए तो भी उसको क्या हो जाएगा, HIV और हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू अ चाइल्ड कैसे आएगा, तो प्लेसेंटा के थ्रू आएगा, फीटस के, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटिलिया, जेनाइटल herpes and HIV infection, other disease are completely curable। क्या क्या क्यूरेबल नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी को क्योर नहीं, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो तीनों में एच एच आ रहा है, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद फिर जेनाइटल herpes, उसके बाद फिर HIV इन्फेक्शन, ये तीनों को क्योर नहीं किया जा सकता है, अगर हो गया तो मरना तय है इनमें, इन तीनों में, ठीक है। इन तीनों के अलावा जो है और सब क्यूरेबल होता है इफ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर उन सब में भी अगर पहले पता चल जाता है तो उसको अच्छे से क्योर डिटेक्ट करने के बाद अच्छे से प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद इसको क्योर किया जा सकता है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर, अर्ली सिम्टम्स बहुत कम होता है, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें ईचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन हो सकता है, स्वेलिंग्स हो सकता है, एक्सेट्रा। आप बोलोगे कि HIV टेस्ट करवाने जाएंगे, तो HIV टेस्ट में सबसे पहले लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है ना कि HIV जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ऐसा नहीं है, वो इन्फेक्टेड निडल्स से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड अगर किसी भी इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी फ्लूइड से आ गया, मैच मतलब मिक्स हो गया, देन आपको HIV हो जाएगा। तो HIV टेस्ट कैसे कराए, तो सबसे बेस्ट मेथड जो मेरे टीचर ने बताया था वो है ब्लड डोनेशन। तो हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट करना स्टार्ट कर दो। जब ब्लड डोनेशन कराने जाओगे ना तो उसमें सारी चीज़ों का टेस्ट होता है, तो अगर HIV हुआ तो उस पता चल जाएगा, और HIV नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही प्रे करूंगी कि किसी को भी भाई HIV ना हो, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है, ठीक है। चलो, in the genital region, infected female may often be asymptomatic and hence may be retained undetected for the long। देखो इन्फेक्टेड फीमेल्स जो होती है ना उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं होता और वो बहुत दिनों तक क्या एसिम्प्टोमेटिक रह जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर जो डिजीज है वो अनडिटेक्टेड रह जाता है बहुत दिनों तक। absence or less significant symptoms in the early stage of infection and the social stigma attached to the STI let infected person from going for timely detection and proper treatment। उस इंसान को क्या करना चाहिए, टाइमली डिटेक्शन करा लेना चाहिए और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड, क्या करता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज करेगा, एबॉर्शन, स्टील बर्थ, एप्टॉपिक प्रेगनेंसी। एप्टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इम्प्लांटेशन। एप्टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या इम्प्लांटेशन हो जाता है। ऐसे इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, लेकिन इसमें जो है कहाँ हो जा रहा है, तो फेलोपियन ट्यूब में हो जा रहा है। अगर एसटीडीज हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, PID हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टील बर्थ, उसके बाद एप्टॉपिक प्रेगनेंसी, उसके बाद इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है। STI आर मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी
Therefore, a prevention or early detection and cure of this disease are given prime consideration under the reproductive health care program. देखो, इन सब का क्योर नहीं है, तो एक लाइन लिखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन मतलब कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खुद को बचा के रखिए, प्रिवेंशन ही बेटर है किस चीज से, क्योर से, ठीक है। Though all persons are vulnerable to this infection, their incidence are reported to very high। किसमें, adolescence में ज्यादा है, कहाँ पे, 15 to 24 years में। ये क्वेश्चन ना मुझे अभी भी याद है, मैंने टेस्ट में गलत करा था, पूछा गया था कि किसमें हाई रिस्क है एसटीडीज वगैरह होने का, तो मैंने ना उसमें लिखा था कि ओल्ड एज, मतलब 24 के बाद वाला एज ग्रुप मैंने चूज किया था, लेकिन होता कितना है, 15 to 24, 15 से 24 साल के लोगों में ज्यादा रिस्क है किस चीज का, एसटीडीज का। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, यस मैं भी इस एज ग्रुप से बिलोंग कर रही हूँ और आप लोग भी इस एज ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। दिस दे देयर इज नो रीजन टू, क्या है ये वर्ड मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा हुआ है। One could be free of this infection by following the simple principle given below। ये याद रखना है, पहले तो avoid sex with unknown partner या फिर multiple partner। भाई ये करना ही क्यों है, ये तो मेरे मेरे लिए, मेरे नजरों में ये तो पाप है भाई। avoid sex क्यों unknown person के साथ करना है, जिसको तुम जान ही नहीं रहे हो, मतलब कुत्ता बिल्ली हो क्या, किसी के साथ भी कुछ भी करने लगोगे, इंसान हो इंसान की तरह रहो। या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, भाई मैंने बोला ना, जो मतलब जो करना है एक के साथ ही करना है, एक ही इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा प्रेमानंद जी को सुनो, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ये लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये खुद से जाते हैं कि आ मुझे मार, आ बैल मुझे मार करने जाते हैं ये लोग। दूसरा क्या है, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम में क्या करना चाहिए, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें ना फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड जो है इसमें नहीं, क्या कांटेक्ट में नहीं आ पाता है दोनों का। In case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection। अगर इन्फेक्शन से डायग्नोज हो रहा है तो उसको क्या, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्यों, कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए। अब इनफर्टिलिटी, a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility। A large number of couples all over the world including India are infertile। They are unable to produce children despite of unprotected sexual practices। देखो, ये इनफर्टिलिटी जो है ना, आज स्पेशली आज की दुनिया में ना ये बहुत ही कॉमन हो गया है। क्यों, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी चीजें जो यूज हमें नहीं करनी चाहिए वो भी हम यूज कर रहे हैं। जैसे लड़कियां मोस्टली जो गर्ल्स में से पढ़ रही हैं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, आप जो नेल पेंट लगाते हो ना वो लगाना छोड़ दो, क्योंकि वो जो नेल पेंट जो है ना जो आप लगा रहे हो, आपको तो लग रहा है कि ये बाहर में लगा हुआ है, उसमें सबसे पहली बात तो उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। आप उससे खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो तो वो आपके लिए कितना डेंजरस है आपको भी नहीं पता है। स्पॉन्ज आपने देखा है, स्पॉन्ज को अगर उसमें उसके ऊपर अगर आप नेल पेंट गिराओगे तो वो पूरा स्पॉन्ज जो है नीचे तक सोख लेता है। वैसे ही जो आपका नेल्स है ना, आप अगर उसमें नेल पेंट लगाते हो ना तो वो नीचे तक जाता है और कहीं ना कहीं वो ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाता है और वो ब्लड में चला जाता है। जैसे ही वो ब्लड में जा रहा है वो ना आपके फर्टिलिटी को क्या अफेक्ट करेगा। ये तो प्लीज 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 अभी ना ये सब चीजें करना छोड़ दो। अरे यार क्या अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना, मुझे तो ना सही बता रही हूँ, मुझे बहुत ही बेकार लगता है नेल पेंट यूज करना। देखो मैंने, मेरे हाथ पे देखो, मेरे हाथ पे तुम्हें नेल पेंट नहीं दिखेगा। स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट की तरह रहो। अब तुम औरत की तरह दिखने लगोगी तो फिर तुम में और फिर औरत में क्या फर्क है। तुम्हें औरत बनना है लेकिन बड़े होके बनना है, अभी से क्यों बनना है यार। तो प्लीज जितना हो सके नेल पेंट को अवॉइड करो।
नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। फिर जो अपन फोन पॉकेट में लेके घूमते हैं ना, उसकी वजह से भी फर्टिलिटी पे अफेक्ट पड़ता है। तो फोन्स को तो चलो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज को अवॉइड कर सकते हैं वो तो करेंगे ना। तो प्लीज गर्ल्स, नेल पेंट लगाना आप छोड़ दें। अगर आप बात मानते हैं तो अच्छी बात है। मैं जिन लड़कियों के हाथ में नेल पेंट नहीं देखती हूँ ना, मैं पर्सनली बहुत खुश होती हूँ देख के उन लोगों को, कि नहीं यार, डिसेंसी, डिसेंट रहो ना। क्यों तुमको वो करना है जो सब कर रहे हैं? वो करो ना जो कोई नहीं कर रहा है, तो ना तो तुम यूनिक कहलाओगे। और मुझे बचपन से यूनिक रहना बहुत पसंद है यार। तो जो मेरे साइड में है, मेरी बातें मानेंगे, जो मेरे साइड में नहीं है, ठीक है लगाओ, फर्टिलिटी अफेक्ट करेगा, मुझे क्या। तुम्हारी लाइफ है, तुम देख लो। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, आज मैंने पिछले क्लास में भी मैंने यही बोला था, इस क्लास में भी वही बोल रही हूँ, योर लाइफ योर रूल्स। बात मानना है मानो, नहीं मानना है ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लो। Sexual cohabitation, the reason for this could be many physical, congenital disease, drugs, immunological or even psychological। देखो, और एक चीज, सिर्फ नेल पेंट लगाने से नहीं, जो स्मोकिंग कर रही है गर्ल्स, जो ड्रिंकिंग कर रही है गर्ल्स, उनको भी प्रॉब्लम होगा। जो अल्कोहल ले रही है, स्मोकिंग कर रही है, कंसीव करने में उनको डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये होगा, प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो इधर उधर डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहेंगे। इससे अच्छा यार क्यों वो सब चीजें करना जो तुम्हारे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। मैं तो उन सब चीजों को नहीं मानती यार। हेल्थी लाइफ जीना है तो अच्छे से रहो ना। वो सब चीज, वो लोग कहते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है आजकल लड़कियां जो सुट्टे मारती हैं, हाँ बहुत अच्छा लगता है उनका बॉडी, उनके बॉडी को भी बहुत अच्छा लगेगा। कुछ दिन बाद ना उनके अंदर मेल्स कैरेक्टर आने लगेंगे, एक्ने वगैरह होने लगेगा, तो समझ आएगा उनको। देखो, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड। अरे यार, इंडिया में तो फीमेल्स को पता नहीं क्या ही बना दिया गया है, हर चीज में औरत ही गलत होती है। ऐसा नहीं होता है, औरत ही हर चीज में गलत होती है। इसमें भी क्या है, फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। जरूरी नहीं है, कभी कभी मेल्स में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन नहीं ना, अपना बेटा तो सबको इतना अच्छा लगता है कि कहना नहीं। मैं ना थोड़ा वो बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ बिल्कुल सही बात बोलती हूँ, ठीक है। देखो, ब्लेम फॉर द फीमेल को किस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है, तो कपल जो है चाइल्डलेस है तो उसकी जिम्मेदार कौन है, उसकी बीवी है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है क्या। बट मोर ऑफन देन दैट द प्रॉब्लम लाइज इन मेल पार्टनर। लेकिन देखो, बुक भी लिख रहा है कि मोर ऑफनली किसमें प्रॉब्लम होता है, तो मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट, जिसको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहते हैं, could help in diagnosis and corrective treatment of some of this disorder and enable this couple to have child। देखो, अगर आजकल आईवीएफ वगैरह भी बहुत हो गया है, या फिर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाइए, आप डायग्नोज करवाइए कि हाँ क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसके बाद फिर करेक्ट वो लीजिए। पहले प्रॉब्लम को जानिए, फिर उसको मानिए, मानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मेल, नहीं मेरी मर्दानगी पे शक हो रहा है, अरे भाई आपके मर्दानगी पे शक नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो उसको मानिए ना। पहले जान तो गए आप, अब उसको मानिए, उसके बाद उसको क्योर कीजिए। तो ये जो क्लिनिक है ना, ये मतलब उन कपल्स को हेल्प करेगा जो कि जिनके पास बच्चे नहीं है, वो क्या, उन उन कपल्स को क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे ट्रीटमेंट के बाद में, ठीक है। However, where such correction are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special technique, जिसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं। ये एक तरह से देखो, आर्ट कितना अच्छा वर्ड है, आर्टिफिश असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट, ये भी तो एक आर्ट ही है ना। जो में कपल्स के पास बच्चे नहीं है उनको बच्चा देना इज आर्ट, मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहले पढ़ेंगे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। आईवीएफ, आईवीएफ में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी।
आईवीएफ में क्या होता है, देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड पढ़ने पे लग रहा है कि कुछ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी, लेकिन सिमिलर कंडीशन दिया जाता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है। Followed by embryo transfer is one of such method. In this method, popularly known as, क्या उसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ova from the wife या donor female and sperm from the husband या फिर donor male are collected and are induced to form zygote। देखो क्या होता है, अगर फीमेल ओवा दे सकती है तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर डोनर, लेकिन उस डोनर का नाम वगैरह नहीं बताया जाता है, उस डोनर से लिया जाता है या तो मेल पार्टनर का स्पर्म या फिर अगर वो उसका स्पर्म, देखो कितना 60% जो होना चाहिए उसका मॉर्फोलॉजी सही होना चाहिए और 40% का मोटिलिटी सही होना चाहिए। तो अगर वो सही है तब तो मेल का यूज कर लेंगे, नहीं है तो फिर डोनर, किसी डोनर से लेके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और उसको क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। इसको कहाँ बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। द जाइगोट आर अर्ली एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमेयर। मैंने बताया था मोरुला ब्लास्टुला ग्लास्टुला वगैरह, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16, तो 8 सेल स्टेज वाला फेलोपियन ट्यूब में होता है। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इन द यूटरस, देखो 8 ब्लास्टोमेयर कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। 8 सेल स्टेज वाला 8 ब्लास्टोमेयर फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, लेकिन अगर मोर देन 8 हो गया तो उसको कहाँ भेजेंगे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन, उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट को अगर फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। नाम से कल्याण हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, इम्ब्रियो विथ मोर देन, इम्ब्रियो अगर मोर देन कितना, 8 ब्लास्टोमेयर हो गया तो कहाँ लाइक उसको डालेंगे यूटेरस में। 8 ब्लास्टोमेयर होगा तो कहाँ पे डालेंगे, फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 हो गया तो कहाँ पे डालते हैं उसको, यूटेरस में डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या, फ्यूजन ऑफ गेमेट विद इन द फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। देखो अब ये जो एम्ब्रियो है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना कि फ्यूजन जो है वो तो मेल के बॉडी के, सॉरी मेल के बॉडी के अंदर नहीं, फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। ये उन फेलोपियन ट्यूब में उनको डाला जाता है जो कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनका यूटरस जो है वो अच्छे से उस बेबी को डेवलप कर सकता है, तो उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। आगे है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट दे रहे हैं हम लोग तो उसको क्या बोलेंगे, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। वहां पे जाइगोट को डालेंगे तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, गेमिट को डाल रहे हैं तो गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। वर्ड्स पे स्ट्रेस दोगे तो सब समझ आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फीमेल है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो डोनर से ओवम लेके कहाँ पे डाला जा रहा है, तो उसके फेलोपियन ट्यूब में डाला जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, बट कैन प्रोवाइड, क्या कर सकती है, प्रोवाइड तो सुटेबल environment for fertilization and further development is another method attempt, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब कि साइटोप्लाज्म जो है स्पर्म को जो है डायरेक्ट इसमें ओवम के साइटोप्लाज्म में डाल इंजेक्ट करा दिया जाएगा। क्यों कराया जाएगा, क्योंकि ओवम उस चीज, सॉरी स्पर्म जो है उस चीज ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum. इसमें क्या होता है, स्पर्म को डायरेक्ट किस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये कहाँ पे होता है, तो लेबोरेटरी में होता है। Infertility increases either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculation could be corrected by artificial insemination. देखो, मेल पार्टनर या तो अनेबल है इंसेमिनेट करने में, या तो उसके इजैकुलेशन में बहुत कम स्पर्म काउंट है, वेरी लो स्पर्म काउंट है, देन उसमें क्या हो, हम लोग यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज करते हैं, जिसको एआई बोलते हैं, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। In this technique, the semen collected either from the husband, semen कहाँ से collect किया जाएगा, या तो husband से या तो हेल्दी डोनर से। अगर हस्बैंड उतना मतलब उनका स्पर्म काउंट सही नहीं है या फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो किससे लेंगे, हेल्दी डोनर से लेंगे। इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द विजाइना, या तो उसके विजाइना में डालेंगे, या और इनटू द यूटरस, या तो उनके यूटरस में डाला जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। इंसेमिनेट, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जा रहा है उसके अंदर। ठीक है। दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। ऐसा थोड़ी है कि लिए और डाल दिए, भाई वो माइक्रोस्कोपिक होता है, दिखता भी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, हाई हैंडलिंग और एक्सपेंसिव क्या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा महंगा है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। ठीक है। Therefore, these facilities are presentably available only in few centers in this country. ये बहुत ही कम centers पे अपने country में present है। Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. इसका लाभ जो है बहुत कम लोग, बहुत मतलब जो रिच रहेंगे या फिर अपर मिडिल क्लास में आएंगे, वही ये चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर और ऑल्सो डिटरेंट इन द एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड। इसमें बहुत सारे इमोशनल, रिलीजियस बाधाएं आ जाती हैं एडॉप्ट करने के लिए इन सब मेथड्स को। बहुत लोग कहेगा कि हाँ डोनर से ओवम लेंगे, वो तो किसी और का हो गया, तो किसी और का बच्चा है। बहुत लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं ना। अब देखो, सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू हैव चाइल्ड, इसका क्या अल्टीमेट गोल है कि भाई जो चाइल्डलेस कपल है उनके पास एटलीस्ट एक बच्चा तो आ जाए। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फनेड, हमारे कंट्री में बहुत सारे अनाथालय हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ठीक है। हु वुड प्रोबेबली कुड नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी, वो लोग बहुत मतलब मेच्योर होने तक भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं अनलेस टेक केयर ऑफ, क्योंकि उन लोगों का उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कितना लोग डोनेट कर रहा है, उन लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, कपड़े नहीं मिल पाते, पढ़ाई नहीं मिल पाता है। तो वही इसमें समझाया गया है, हु वुड, our law permit legal adoption and it is at it one of the best method of for couple looking for parenthood। देखो, लेकिन एक कंसेप्शन है अपना बच्चा। अरे अपना बच्चा और पराया बच्चा क्या होता है यार, बच्चा बच्चा होता है, बच्चे कितने मासूम कितने प्यारे होते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि आजकल तो लीगल प्रोसीजर्स भी आ गया है जिसकी वजह से आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अपना बच्चा जो इतना एक्सपेंसिव दे के इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, सॉरी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ये सब कराने से अच्छा उन बच्चों को ले आओ ना जिनको रियल में जरूरत है, जो इस दुनिया में आ चुके हैं लेकिन उनके माँ बाप नहीं है, तो उनको अच्छा केयर, उनको अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को, मेरा भी एक है कि उन लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मैं इस काबिल बन जाती हूँ तो मैं पक्का उनके लिए कुछ करूंगी यार। बहुत बहुत खराब लगता है उन लोगों को देख के, कितने प्यारे और मासूम बच्चे होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू अ टोटल, देखो समरी में पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? रेफर करता है टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड द इमोशनल। आवर नेशन वाज द फर्स्ट, अपना नेशन फर्स्ट था जो कि क्या फैमिली एक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया था in the world to initiate various action plans and national level attending a reproductively healthy society। कब हुआ था? तो 1951 में, 1951 में, ठीक है। काउंसलिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, किसके लिए? तो अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड चेंजेस, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted infection including AIDS etc. is the primary step towards reproductive health। क्या अवेयरनेस? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, एडोलेसेंस के बारे में बताना, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, फिर कैसे बच सकते हैं एसटीडी से। ये सब प्राइमरी स्टेप है किसके लीड टुवर्ड्स? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टुवर्ड्स। प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज एंड केयर टू द प्रॉब्लम, किसके कौन कौन सा? लाइक मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलरिटीज, प्रेगनेंसी रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डिलीवरी, एमटीपीज, इन सब के बारे में। बर्थ कंट्रोल, इनफर्टिलिटी, पोस्टनैटल, चाइल्ड एंड मैटरनल management in another important aspect of the reproductive and child health care program। And overall improvement in reproductive health has taken place in our country as indicated by reduced maternal and infant mortality rate, early detection and cure of STD, assistance to infertile couples etc। improved health facility and better living condition promote an explosive। देखो भाई ये सब चीज होने लगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह होने लगा, तो क्या हुआ? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट गया, और बहुत ज़्यादा मेडिकल मतलब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होने लगे। तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो गया किस चीज़ में? तो पॉपुलेशन में, ठीक है। सच अ ग्रोथ नेसेसिटीज इंटेंस प्रोग्राम ऑफ contraceptive method। Various contraceptive options are available now such as the natural, traditional, barrier, IUDs, pills, injectable implants and the surgical method। देखो ये सारे जो मेथड हैं एक्सेप्ट सर्जिकल मेथड वो सब रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अगर सर्जिकल मेथड हो गया तो वो क्या होते हैं? इरिवर्सिबल हो जाते हैं। दो contraceptive are not regular requirement for reproductive health। this is not requirement, ये तो सिर्फ बस दो बच्चों के बीच में स्पेस करने के लिए है, या फिर अगर कोई प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहता है उसके लिए है। वन इज फोर्स टू यूज देम टू अवॉइड प्रेगनेंसी और टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखो MTP is legalized in our country। MTP is generally performed to get rid of unwanted pregnancies and also in case when the continuation of pregnancy could be harmful or even fatal to either the mother or the fetus or both। ये MTP कब मतलब करने को बोला जाता है? जब मदर के लिए या फिर बेबी के लिए या फिर दोनों के लिए फैटल हो, ठीक है। infection or the disease transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted disease, ठीक है। pelvic inflammatory disease, stillbirth, infertility are some of the complication of them। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो स्टिल बर्थ हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब कि जो बच्चा मतलब जो बच्चा डिलीवर होगा वो शायद मरा हुआ हो, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, मतलब कि उसमें जो क्या उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन फैसिलिटी, बेटर क्योर ऑफ दोज डिजीज, अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ये तो मेरे हिसाब से पाप ही है। उसके बाद ड्यूरिंग क्वाइटस आर सम ऑफ द सिंपल प्रिकॉशन टू अवॉइड contrasting STDs। Inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility। देखो infertility का ये definition ना याद कर लेना, क्या है? to infertility to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called infertility, ठीक है।
वेरियस मेथड आर नाउ अवेलेबल टू हेल्प सच कपल्स, जिसमें क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, followed by transfer of embryo into the female genital tract in one such method and is commonly known as test tube baby program. आगे कंप्लीट, ओ समरी यहीं तक था। ठीक है, फिर अपना थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो पूरा जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद आप मैं ना एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स पे चलेंगे। ठीक है, वो और भी बड़ा चैप्टर है, उसमें भी दो दो पार्ट्स आते हैं। हाँ ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।